मान लीजिए कि आप 1990s के दशक में हैं और आपको एक अपना फेवरेट शो या फेवरेट मूवी देखनी, तब आप क्या करेंगे? या तो आप एक डीवीडी रेंट करेंगे या ही उसे खरीद लेंगे। गाइस, मेरा नाम अंकित वर्मा है और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिन्होंने अपनी सर्विसेज डीवीडी रेंटल से चालू की, लेकिन आज वो एक बहुत बड़े स्ट्रीमिंग जायंट है। बात है साल 1997 की, जब रीड हेस्टिंग्स नाम के एक आदमी ने अपने घर में एक वीएचएस मंगा रखा था और वो वीएचएस था अपोलो 13 का, जिसे उन्होंने रेंट कर रखा था। और क्योंकि उन्होंने रेंट कर रखा था, उनको एक लेट फीस भी देनी पड़ी जिसकी कीमत थी अराउंड $40। और इसी को देखते देखते उन्हें एक आइडिया आया कि उन्हें इस लेट फीस का सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें हम पहले फीस पे करें और बाद में देखें। इसी के चलते चलते इस कंपनी का लॉन्च हुआ जिसका नाम था नेटफ्लिक्स। ये एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन गई अकॉर्डिंग टू हेस्टिंग्स और इनके फाउंडर थे रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ। देखा जाए तो शुरुआती दिनों में कंपनी ने बहुत सारे स्ट्रगल्स का सामना किया, जैसे कि डीवीडी एक बहुत ही नीश प्रोडक्ट हुआ करता था और लोगों को उसमें वीएचएस से डीवीडी में स्विच करवाने के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी। दूसरा रीज़न ये भी है कि इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो थी वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी, क्योंकि इनको शिपिंग कॉस्ट करनी पड़ती थी। इनकी लॉजिस्टिक्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तीसरा रीज़न ये भी है कि इनके पास एक ऑलरेडी डोमिनेंट प्लेयर था और उसका नाम था ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर एक ऐसी कंपनी थी जिनके पास ऑलरेडी फिजिकल स्टोर्स हुआ करते थे उस समय फॉर डीवीडी रेंट। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि नेटफ्लिक्स की जो शुरुआती ग्रोथ है वो बहुत स्लो थी और देखा जाए तो धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन साल 2006 में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसा क्या हुआ? तो साल 2006 में बहुत सारा आईटी रिवॉल्यूशन हुआ। बहुत सारी कंपनियां जैसे कि गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया, फेसबुक ने सबके लिए प्लेटफॉर्म को ओपन कर दिया था और अमेजन ने अपने वेब सर्विसेज भी लॉन्च किए थे। तो शायद यही एक रीज़न था कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो थी वो बढ़ रही थी। देखा जाए तो कंपनी ने साल 2000 में ब्लॉकबस्टर को अप्रोच किया और वो अपना ये आइडिया सेल करना चाहते थे और इसकी कीमत रखी थी अराउंड $50 मिलियन। लेकिन ब्लॉकबस्टर ने उन्हें बहुत फेमसली रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ये तो एक बहुत ही माइनर थ्रेट है, उनके फिजिकल स्टोर्स के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो साल 2007 इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि अब तक तो नेटफ्लिक्स सिर्फ एक रेंटल सर्विस के थ्रू थी, मगर अब उन्होंने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी चालू की और इसी के साथ यही नहीं, इन्होंने एक वॉच नाउ फीचर पे फोकस किया, जहाँ पे अगर कोई डीवीडी रेंटल वाला सब्सक्राइबर था वो वॉच नाउ में 1000 मूवीज भी देख सकता था, वो भी ऑनलाइन। ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी थी क्योंकि इसके थ्रू उन लोगों ने ऑनलाइन को बढ़ावा देना चालू कर दिया। लेकिन अब आइडियाज आएंगे तो चैलेंजेस भी आएंगे ही। नेटफ्लिक्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा था कि उनकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही थी, क्योंकि 2007 में इंटरनेट की स्पीड में दिक्कत आती थी। दूसरा रीज़न ये भी था कि बहुत सारे स्टूडियोज जो थे वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को बढ़ावा नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि डीवीडी से ही रेवेन्यू कमाया जा सकता है। तीसरा रीज़न ये भी था कि बहुत सारे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग्स के लिए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि शायद नेटफ्लिक्स के पास नहीं थी और उन्हें बहुत दिक्कत आ रही थी, जिसके कारण वो अपना कह सकते हैं कि कस्टमर बेस एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। तो अब बात करते हैं वीडियो के मेन सेगमेंट के बारे में और जानते हैं कि कंपनी की ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिसके कारण नेटफ्लिक्स बहुत ही अलग दिखने लगा। बात की जाए रीड हेस्टिंग्स की, तो उन्होंने पहले ही ये चीज़ प्रिडिक्ट कर रखी थी कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग फ्यूचर में बहुत बूम करेगा। शायद इसलिए उन्हें मार्केट में एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया, क्योंकि साल 2007 में इनके सिर्फ 2 ही कंपेटिटर थे, अमेजन प्राइम और हुलू। शुरुआती के दिनों में देखा जाए तो इन्होंने कोई बहुत अलग लेवल की स्कीम नहीं अपनाई थी। इन्होंने अभी भी अपना हाइब्रिड मॉडल चालू रखा था, जहां पे ये डीवीडी रेंटल तो देते ही थे, साथ में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को प्रमोट करने का सिलसिला भी चालू कर ही दिया था और इस चीज को वो कंटिन्यू रख रहे थे ताकि उनके खोए सब्सक्राइबर्स चले ना जाए। देखा जाए तो नेटफ्लिक्स एक बहुत ही डेटा ड्रिवन अप्रोच फॉलो करता है। वैसे तो इनके पास डीवीडी रेंटल्स के काफ़ी डेटा रखे हुए हैं और इसीलिए ये अपने सर्च इंजन को रिफाइन करते रहते हैं। और दूसरा सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट तो ये है कि ये बिग डेटा का इस्तेमाल करते हैं। बिग डेटा का इस्तेमाल करके इन्होंने बहुत सारे नए नए ड्रामाज बनाए, शोज बनाए, यहाँ तक कि इन्होंने ये तक डिसाइड किया कि किस जॉनरा में लोग सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे कि 2013 में आई सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स। ये एक ऐसा अप्रोच था जिसमें उन्होंने बहुत सारी डेटा पे रिसर्च किया और जाना कि पॉलिटिकल ड्रामा जो है वो बहुत ही फेमस हो रहे हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स जो है वो बहुत ही पर्सनलाइज यूजर एक्सपीरियंस देता है, जैसे कि अगर आप उनके ऐप में साइन इन करेंगे और अकाउंट बनाएंगे तो आपको वो लैंग्वेजेस पूछेंगे, जैसे कि मैं हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, वैसे ही आपके भी बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस होंगे। यही नहीं, वो जॉनरा को भी सिलेक्ट करने बोलते हैं और उसके बेसिस पे वो क्यूरेट करके आपको कंटेंट देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स की बेटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और तगड़ी है, जैसे कि ये बहुत सारे नीश शोज बनाते हैं, जैसे कि स्क्विड गेम्स। इतना ही नहीं,
ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए नेटफ्लिक्स ने बहुत सारे लोकल शोज बनाने भी चालू किए, जैसे कि सेक्रेड गेम्स जो कि इंडिया का सबसे पॉपुलर शो हुआ, मनी हाइस्ट जो कि स्पेन का सबसे पॉपुलर शो था, और जैसे कि डार्क जो जर्मनी के ऑडियंस से बहुत रिलेट। देखा जाए तो नेटफ्लिक्स बहुत सारे चैलेंजेस के साथ गुजर रहा है, जैसे कि इंडिया में स्ट्रीमिंग सर्विसेज बढ़ती ही जा रही है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हॉटस्टार हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, जियो सिनेमा हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के लोग जो हैं वो पासवर्ड शेयरिंग पे बिलीव करते हैं और शायद इसी के कारण इनके जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स थे वो गिरते जा रहे थे, क्योंकि कंपनी का कहना ये था कि वो पासवर्ड शेयरिंग अलाउ नहीं करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स को बहुत सारे शोज की लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी वापस लेनी पड़ती है और कुछ समय ऐसा होता है कि जब लाइसेंस खत्म हो जाता है तो बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म्स आते हैं और उन शोज को ले लेते हैं पड़ती है। और कुछ देखा जाए तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे कंटेंट बनाना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि आपको बहुत सारे राइटर्स और स्टोरी टेलर्स की जरूरत पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी जगहों पे सेंसरशिप लॉज आ जाते हैं, जैसे कि द पेट्रियोटिक एक्ट ऑफ हसन मिनाज। ये सारे एपिसोड जो नेटफ्लिक्स ने बनाए थे उसे हटा दिया गया क्योंकि सऊदी के क्राउन प्रिंस का क्रिटिसिज्म मिला था। सिर्फ इतना ही नहीं, द क्राउन करके एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है, उसमें भी बहुत सारे क्रिटिसिजम्स आए थे क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स जो थे वो गलत बताए गए थे। तो अब आप जान ही सकते हैं कि कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को। अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज की। देखा जाए तो नेटफ्लिक्स एक बहुत ही अच्छा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन इन्होंने कभी भी लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ फोकस ही नहीं किया। छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स जैसे कि डिज्नी प्लस, हॉटस्टार है, जियो सिनेमा है, इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग चालू की, जिसके कारण इनके यूजर्स बढ़ते गए। दूसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने हमारे देश में इंटरनेट सर्विसेज के साथ इतनी ज़्यादा पार्टनरशिप्स नहीं की। चाहते तो ये एक बंडल पैक बनाकर बेच सकते, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे जियो के प्लान शुरुआती दौरों में तो नेटफ्लिक्स कभी ऑफर नहीं किया जाता था। तीसरी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि इनकी गेमिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए, जैसे कि इनका एक बहुत ही फेमस शो है द विचर, जिसके ऊपर एक गेम बनाया जा सकता है और सिर्फ उसी को एक प्लेटफॉर्म दिया जा सकता था। हालांकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन तब भी इसमें गेमिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम किया जा सकता है, क्योंकि गेमिंग एक बहुत ही नीश प्रोडक्ट है और उसकी यूजर्स भी बहुत ज़्यादा है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपकी ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी क्या हो सकती थी।